हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर से जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसका दूसरा नंबर मॉडल सेट लेके आया हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करें। अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो फिर उसका एक्सप्लेन करते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है, उस ऐप में आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सेट नंबर 2 है। क्लियर? आइए क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग का उद्देश्य क्या है, वेल्डिंग क्यों किया जाता है, तो आपको देखना होगा कि वेल्डिंग का उद्देश्य, हालांकि वेल्डर जो ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, ठीक है, उसमें आपको क्या होता है, वेल्डिंग भी होता है और कटिंग भी होता है। ठीक है, क्या होता है, वेल्डिंग एंड कटिंग दोनों होता है जो इस ट्रेड के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि वेल्डिंग का उद्देश्य क्या है, कटिंग का उद्देश्य नहीं देखना है वेल्डिंग का उद्देश्य क्या है। तो क्या हो सकता है इसमें, धातुओं को काटना नहीं, धातुओं को जोड़ना, धातुओं को पेंट करना या धातुओं को चमकाना। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको धातुओं को जोड़ना, क्योंकि धातु को जोड़ा वेल्डिंग से क्या किया जाता है, धातुओं को जोड़ा जाता है। क्लियर? चलिए, तो इसका बी नंबर हो गया। आपका यह जो है, जो एक्सप्लेन किया गया है, यह एक्सप्लेन आपको जो आर्क मास्टर ऐप है उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको इसमें प्रोनाउंसिएशन भी, जो इंग्लिश वर्ड है, छोटा जो इंग्लिश वर्ड है, आपको इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं फिर एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश से भी मिलाना पड़ता है क्वेश्चन को। ओके, तो आपको यह आर्क मास्टर ऐप पर मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, SMAW का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, SMAW को भी SMAW एक हो गया, इसी को बोलते हैं MMAW, इसी को बोलते हैं स्टिक वेल्डिंग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टिक वेल्डिंग। SMAW, MMAW और स्टिक वेल्डिंग। ठीक है, तीनों इसी को नाम है। तो आपको SMAW का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप देखिए SMAW का फुल फॉर्म आपको शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। MMAW मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, क्या हो जाएगा, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। और स्टिक वेल्डिंग भी इसी को बोलते हैं। स्टिक वेल्डिंग क्यों होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड होता है स्टिक जैसा रहता है ना, इतना के स्टिक जैसा रहता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्टिक वेल्डिंग भी बोला जाता है। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो गया। आइए, ऑक्सी एसिटिल वेल्डिंग में ईंधन गैस के रूप में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, एक होता है, जैसे देखिए, स्रोत के आधार पे, ईंधन के स्रोत, हीट के स्रोत के आधार पर जो है, हीट के स्रोत के आधार पर एक होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, दूसरा होता है गैस वेल्डिंग, तीसरा होता है अदर वेल्डिंग।
अदर वेल्डिंग, अदर वेल्डिंग, अदर वेल्डिंग में ना इसमें गैस यूज होगा, ना गैस और ना इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक यूज होगा, ठीक है, गैस नहीं यूज होगा और ना ही इलेक्ट्रिक यूज होगा, तो यह अन्य जो है वेल्डिंग में आ जाता है। तो वेल्डिंग हीट के स्रोत के आधार पर जो है, हीट के स्रोत के आधार पर इलेक्ट्रिक और गैस हो जाता है। अब गैस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में आता है ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी एलपीजी, ऑक्सी कोल, ऑक्सी एयर हवा, ठीक है। तो ये सब जो है आपको, ये जो है इस तरह का आपको गैस वेल्डिंग में आ जाता है, क्लियर। तो अब देखिए कि ऑक्सी एसिटिलीन, देखिए यहाँ क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन कह रहा है, तो ऑक्सी ईंधन का कौन सा, इसमें ईंधन कौन सा होगा, तो ईंधन में क्या होता है, ईंधन होता है जो खुद जलता है, खुद जलता है तो क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। तो खुद जलेगा तो यह एसिटिलीन जो है जलता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायता करता है। उसी तरह से हाइड्रोजन जलता है, एलपीजी जलता है, कोल गैस जलता है, हवा में जलता है, ठीक है। तो ऑक्सी नहीं, यहाँ पर होता है एयर एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन, हवा, हवा एसिटिलीन, ठीक है, हवा एसिटिलीन यहाँ पर आ जाता है, और इस सब में ऑक्सीजन रहता है, क्लियर। यानी सबसे ज़्यादा आपको टेम्परेचर इसी को मिलेगा 3100 से 3300, ओके, ऑक्सी एसिटिलीन का ही। तो आपको पता चल गया कि यह जो ईंधन जो है किसमें क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन में, तो एसिटिलीन इसका ईंधन होता है, ओके। आइए आर्क वेल्डिंग में ऊष्मा का स्रोत क्या है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में ऊष्मा का स्रोत क्या है, तो आपको हम अभी बताए थे कि ऊष्मा के स्रोत के आधार पर ही आपको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग था, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग था, ठीक है। एक तो गैस वेल्डिंग था जिसका आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो गया, इधर अन्न हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को हम लोग जो आगे डिवाइड होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एक में, दूसरा में लेजर वेल्डिंग, तीसरा में रेसिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। चौथा में आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से, मैं इसमें तेजी से लिखते जा रहा हूं। 5 में इंडक्शन वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग, ठीक है, इंडक्शन वेल्डिंग। तो आपको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में ये सारे आते हैं। आप देखिए, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग, किसमें आता है ये, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में। लेकिन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में कौन कौन आता है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में तो यह आता है एसएमएडब्ल्यू, ठीक है, मीग, ठीक है, टीग, ठीक है, और समर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है, और समर्ज आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग। देखिए, ये है आर्क वेल्डिंग, इसको बोलेंगे आर्क वेल्डिंग, ये नहीं कि जिसको मन करे उसको आर्क वेल्डिंग बोल देना है, नहीं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में आपको इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आता है, एसएमएडब्ल्यू, मीग, टीग, समर्ज, ठीक है।
आपको कार्बन आर्क वेल्डिंग। अब देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग में नहीं आता। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसमें आपको आता है आपको सीम वेल्डिंग, सीम बट इस तरह से प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 4-5 वेल्डिंग इसमें आते हैं। क्लियर। स्पॉट वेल्डिंग एक छोटा था, स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, तो ये हो गया आपको, ठीक है। तो अब देखिए कि आर्क वेल्डिंग में पूछ रहा है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो आर्क वेल्डिंग जो है, यह देखिए आर्क वेल्डिंग यही है, ये है आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो इसका ऊष्मा का स्रोत क्या हो जाएगा? है ऊष्मा का स्रोत विद्युत आर्क होगा। क्या हो जाएगा? विद्युत आर्क हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कहेगा ऊष्मा का स्रोत क्या है, तो विद्युत आर्क नहीं लिखाएगा, उसमें सोझे विद्युत लिखाएगा। अगर विद्युत आर्क लिख देते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, अगर पूछेगा कि हाँ ऊष्मा का स्रोत क्या है, ऊष्मा का स्रोत क्या है, तो आपको क्या विद्युत आर्क नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऊष्मा का स्रोत विद्युत है, ठीक है, इलेक्ट्रिक है। तो आपको यह हो गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, आइए, वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग क्यों किया? एक होता है हैंड स्क्रीन, ठीक है, आप लोग वेल्डिंग किए होंगे, तो एक होता है हैंड स्क्रीन, एक होता है हाफ हेलमेट, ठीक है। हाफ हेलमेट होता है माने ये खाली रहता है, केवल उसको गिरा लिया जाता है तो आपको वह सील्ड कर देता है। एक होता है फुल हेलमेट। तो फुल हेलमेट कब पहना जाता है? जब फुल हेलमेट होता है, वह फुल हेलमेट जो है, फुल हेलमेट कब पहना जाता है और हाफ कब पहना जाता है, ठीक है, हाफ कब पहना जाता है। और हैंड स्क्रीन, हैंड स्क्रीन भी होता है, हैंड स्क्रीन भी होता है, हैंड स्क्रीन। तो जब फुल होता है, जब ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं, ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं, ओवरहेड, तो फुल स्क्रीन का हम लोग यूज करते हैं। हाफ है जो फ्लैट में वेल्डिंग करते हैं या वर्टिकल में वेल्डिंग करते हैं, तो इसमें आपको ये यूज किया जाता है। तो क्यों यूज किया जाता है आप ये देख लीजिए। गति बढ़ाने हेतु, आँखों और चेहरों की सुरक्षा है। क्या करता है यह? आँख और चेहरा को सुरक्षा करता है। हैंड स्क्रीन जो है आँख को भी सुरक्षा करता है, चेहरा को सुरक्षा करता है, और उसमें जो विषैले गैस निकलते हैं, वह गैस को भी आपको डायरेक्ट नहीं आने देता, क्योंकि शीशा लगा रहता है, गैस नहीं आने जाता है, वह गैस जो है बाहर बाहर धुआं चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए सामान्यतः कौन सी फ्लेम होती है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको फ्लेम जो हो जाएगा, फ्लेम 3 होता है, ये पता होगा। कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ये 3 फ्लेम होता है, ये आपको पहले से पता होगा। क्लियर। तो कार्बोराइजिंग में ऑक्सीजन की मात्रा या किसका, एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा होता है। इसमें होता है इक्वल होता है दोनों, और इसमें आपको ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्लियर। तो यह ऑक्सीडाइजिंग हो गया, न्यूट्रल हो गया, या कार्बोराइजिंग हो जाएगा। ओके। कार्बोराइजिंग का उपयोग कहाँ होता है? कार्बोराइजिंग का उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है हार्ड फेसिंग में, हार्ड फेसिंग में, ठीक है, हार्ड फेसिंग में। और होता है ये फ्लेम क्लीनिंग में, फ्लेम क्लीनिंग में, ठीक है। ये आपको इसमें भी हो सकता है। अब इसमें आइए, ऑक्सीडाइजिंग जो है, ऑक्सीडाइजिंग का हो जाएगा ब्रास के वेल्डिंग में होता है, और फेरस मेटल के कोची में, ब्रेजिंग में,
ब्रेजिंग में। इसका उपयोग लिंडे वेल्डिंग में भी होता है, लिंडे वेल्डिंग में, ठीक है। अब देखिए कि ये जो हो गया, ये दोनों का आपको याद रख लेना है। उसके बाद जो बच जाएगा न्यूट्रल फ्लेम डाल देना है, क्लियर। तो ब्रास छोड़ करके आपको न्यूट्रल फ्लेम में जो भी मेटल आता है, न्यूट्रल फ्लेम में आपको डायरेक्ट चला जाना है। तो आप देखिए माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील का कौन सा हो जाएगा, आपको देख लिए कि माइल्ड स्टील में ऑक्सीडाइजिंग है नहीं, ठीक है, कार्बोडाइजिंग माइल्ड स्टील में है नहीं। तो दो आपको अगर याद रहता है तो एग्जाम में आपका ठीक हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल फ्लेम हो जाएगा। ओके, इसका सी नंबर आंसर हो गया। देखिए वेल्डिंग सुरक्षा का पहला नियम क्या है, ठीक है। देखिए वेल्डिंग में सुरक्षा करना तो ज़रूरी है, क्योंकि खतरा का जो है खतरनाक काम होता है। हालांकि हर काम खतरे में से बड़ा है, लेकिन वेल्डिंग जो है थोड़ा सा विशेष ही रहता है। तो इसमें आपको हर समय सुरक्षित रहना है, क्योंकि देखते हैं जब आप वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे तो वो सब क्या करता है, वो गूगल सा और हेलमेट नहीं लगाता है, वो ब्लैक कलर का चश्मा ले लेता है, उसी से वेल्डिंग करते रहता है। तो वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता है, बहुत ही खतरनाक होता है। आप देखे भी होंगे, आस पड़ोस के दुकान में जाके देखिए कि वह कैसी सुरक्षा उपयोग करता है, क्या करता है, कोई सुरक्षा नहीं करता है। ऐसे ग्लव्स भी नहीं पहनता है, वेल्डिंग मारते हुए दनादन भागते हुए चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सुरक्षा का पहला नियम क्या होगा, PPE का उपयोग करना, मशीन के पास दौड़ना, दस्ताने हटाना, निर्देशों को उपेक्षा करना नहीं, निर्देश को पालन करना है, ठीक है। दस्ताना हटाना नहीं है, पहनना है, दौड़ना नहीं है वहाँ पर, तो PPE का उपयोग करना जरूरी है। पहला चीज़ होता है PPE क्या होता है, जो प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, शरीर को प्रोटेक्शन करता है। उसके लिए ग्लोव्स हो गया, एप्रॉन हो गया, लेग गार्ड हो गया, जूता हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा आपको PPE में आ जाता है। ओके, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपको, A नंबर। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, क्लियर। ये देखिए फ्लैट पोजीशन, फ्लैट पोजीशन का प्रतीक कौन होगा, ठीक है, फ्लैट पोजीशन का प्रतीक कौन होगा। तो आपको बार बार हम लोग बताते हैं, एक G वाला होता है, एक F वाला होता है, 1F 2G 3G 4G 2F 3F 4F, ठीक है। और पाइप में 1G 2G 4G, ना 4G नहीं, 4G होता है जी, हाँ 4G और 5G यही ना, हाँ कि 5G 6G 5, हाँ पाइप में कौन होता है, हाँ 5-6 सही बोले, 5G 6G, ठीक है, ये पाइप में होता है। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, फ्लैट पोजीशन, फ्लैट ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, इसमें वर्टिकल, इसमें ओवरहेड, ठीक है। तो फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और ओवरहेड पोजीशन, तो ये आपको ग्रुप में हो जाएगा। ये फिलेट में वही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें फ्लैट पोजीशन, फ्लैट और उसके बाद हॉरिजॉन्टल, और इसमें ओवरहेड, इसमें इनक्लाइंड रहता है, इनक्लाइंड होता है, ठीक है। ओके, तो कौन सा हो जाएगा इसका, फ्लैट पोजीशन का 1G हो जाएगा। चलिए, सारा आपको याद आ गया होगा, इसमें जितने भी है इसका क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है।
चलिए आइए भावे के। तो अभी देखिए आपको 3G में 3G द्वारा कौन सी वेल्डिंग पोजीशन दर्शाई जाती है, तो आपको 8 नंबर क्वेश्चन में सारा कुछ समझा दिया गया है। ठीक है, आप पकड़ लेंगे, खुद ही पकड़ लेंगे कि आपको 3G में कौन होगा। 1 2 3 4 बताइए 3G में कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्लैट, वर्टिकल, नहीं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। ठीक है, तो आप देखिए वर्टिकल कौन सा हो जाएगा। वर्टिकल यहाँ हो जाएगा सी नंबर, सी इसका आंसर। ओके, आइए विभिन्न तकनीक का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए हमको अगर वेल्डिंग करना है, ए मेटल को वेल्डिंग करना है। ठीक है, तो वीविंग क्या होता है, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट किए, अगर वेल्डिंग स्टार्ट किए तो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, वीविंग इसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से किया जाता है, तो वीविंग किया जाता है। तो वीविंग किया जाता है तो क्यों किया जाता है, तो अब देख लीजिए, बीड की चौड़ाई बढ़ाना हो, वोल्टेज बढ़ाना है, करंट कम करना है, या गैस का दाब बढ़ाना है। ठीक है, क्या करना है, तो बीड जो है चौड़ाई को बढ़ा देता है। जैसे देखिए अगर हम वीविंग नहीं करेंगे तो यह इतना ही दूर वेल्डिंग हो जाएगा, इतना ही दूर हो जाएगा वेल्डिंग। ठीक है, इतना ही दूर अगर वेल्डिंग होता है, वीविंग नहीं करते हैं तो वेल्डिंग इतना ही दूर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बीड की चौड़ाई कम गई, कमने के साथ साथ यहाँ अंडर कट हो गया, क्योंकि यहाँ तो मेटल भरा नहीं, यहाँ जो है साइड में मेटल तो भरेगा नहीं, मेटल भरेगा नहीं ऊपर तक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर कट हो जाएगा, अंडर कट हो जाएगा। इसलिए वीविंग करने से क्या होता है कि इसकी जो है चौड़ाई बढ़ जाता है, बढ़ने के साथ साथ अंडर कट भी ना हो, वह इसमें उसकी संभावना कम हो जाती है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इंक्रीज बीड विड्थ, यानी बीड की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो अब आइए आपको दिखाते हैं कि पहली वेल्ड परत को क्या कहा जाता है। पहली वेल्ड परत, देखिए ये मेटल है। ठीक है ना, मेटल है, इसको जब पहला बार आप एक वेल्डिंग मारते हैं, पहला फर्स्ट मारते हैं वेल्डिंग, तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, रूट होता है, पहला मारते हैं उसको बोलते हैं रूट मारते हैं। ठीक है, तो रूट रन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, रूट रन हो जाएगा। देखिए रूट रन जो है, रूट रन मारने के लिए कौन सा आर्क का उपयोग किया जाता है, SHORT, शॉर्ट आर्क। ठीक है, शॉर्ट आर्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट आर्क, मीडियम आर्क और लॉन्ग आर्क, 3 गो आर्क होता है। ठीक है ना, 3 गो आर्क होता है। लॉन्ग आर्क का उपयोग है करेटर भरने के लिए, करेटर भरने के लिए या रीस्टार्ट करने के लिए, वेल्डिंग जो है रीस्टार्ट करने के लिए। क्या वेल्डिंग को रीस्टार्ट करना है तो कौन सा आर्क चाहिए, मीडियम आर्क चाहिए। रूट रन मारना हो तो कौन सा आर्क चाहिए, शॉर्ट आर्क चाहिए। ओके, तो आप देखिए कि फर्स्ट रन जो मारते हैं उसको रूट पास कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए ट्रेवल एंगल, ट्रेवल एंगल क्या होता है, ट्रेवल एंगल क्या होता है, तो ट्रेवल एंगल जो इसे देखिए हमको वेल्डिंग करते हैं तो इस तरह का इलेक्ट्रोड हो गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तो इस तरह का होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो होता है आर्क जब बनाया जाता है, ठीक है, तो इसका ट्रेवल एंगल जो है, ट्रेवल एंगल आपको 70 से
80 डिग्री होता है। किससे? वेल्ड लाइन से। किससे? वेल्ड लाइन से जो है, वेल्ड लाइन से इसका जो एंगल होता है 70 से 80 डिग्री। अब मेटल के साथ अगर टी ज्वाइंट है तो 45-45, बट ज्वाइंट है तो 90-90 डिग्री दोनों तरफ से होता है इसमें। ओके, तो ट्रेवल एंगल के बारे में क्या पता चला? तो इलेक्ट्रोड के बारे में पता चला, यानी इलेक्ट्रोड की स्थिति को ट्रेवल एंगल कहा जाता है। आइए, इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन। देखिए, इलेक्ट्रोड जो है, जब हम लोग बीविंग के बारे में चर्चा किए हैं, इलेक्ट्रोड जैसे चलाया जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रोड चलाया जाता है। तो इलेक्ट्रोड चलाया जाता है, तो इलेक्ट्रोड चलाने से क्या मतलब होता है कि उचित बीड निर्माण करना। उचित बीड निर्माण करेंगे, इलेक्ट्रोड को जब चलाएंगे, ठीक है, मैनिपुलेशन करेंगे, तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? उचित बीड प्राप्त करना। ओके, आइए, टैक वेल्ड जो है, देखिए, अगर हमको इसको वेल्डिंग करना है, ठीक है, तो इसको पहले टेकिंग किया जाता है। एक टेकिंग यहाँ पर कर दिए, एक टेकिंग यहाँ पर कर दिए, और एक टेकिंग यहाँ पर कर दिए, ठीक है। पहले टेकिंग कर लिया जाता है, ठीक है। टेकिंग क्यों किया जाता है? टेकिंग करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, टेकिंग करने से, टेकिंग नहीं किए रहेंगे तो क्या होगा? यहाँ से जब वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों क्या होगा? मेटल दोनों सट जाएगा, ठीक है। अगर टेकिंग नहीं करेंगे, हो सकता है ये इधर भी चला जाएगा, तो वह स्थिर नहीं रहेगा। जॉब स्थिर नहीं रहेगा। और टेकिंग कर लेते हैं तो अलाइनमेंट भी सही मिला लेते हैं। जैसे कि टेकिंग किए, अलाइनमेंट मेरा सही नहीं रहा, तो क्या होता है? टेकिंग तोड़ देते हैं, तोड़ के फिर अच्छा सफाई करके फिर से टेकिंग करके फिर से अलाइनमेंट मिलाते हैं। क्लियर ना? लेकिन अगर टेकिंग नहीं करेंगे, वेल्डिंग डायरेक्ट कर देंगे, आप पता चलेगा बाद में अलाइनमेंट करवा गया, तो फिर वो तो टूट नहीं सकता है ना। तो इसके लिए क्या है, तो क्यों किया जाता है? तो ज्वाइंट को स्थिर में रखने हेतु टेकिंग करने का क्या कारण है कि ज्वाइंट को क्या करना है? स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, HAZ, हीट इफेक्टेड जोन। क्या है ये? हीट इफेक्टेड जोन। देखिए, ये हो गया। जब वेल्डिंग करते हैं तो इस तरह का फ्यूजन जोन बना, ठीक है, फ्यूजन जोन बना, क्योंकि यह मेटल है, तो जब इसको जब पिघलेगा, पिघल करके तब इसमें मेटल भरेगा, ठीक है ना। तो ये तो फ्यूजन जोन हो गया। उसके बाद जो होता है हीट इफेक्टेड जोन होता है, यानी हीट इफेक्ट करता है। यहाँ क्या करता है? हीट इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद ये इफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो हीट इफेक्टेड जोन यानी वहाँ हीट इफेक्ट करता है, उसको हीट से हानि होती है इस मेटल को यहाँ पर, तो हीट इफेक्टेड जोन ये हो गया। तो यही का है कि HAZ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हीट इफेक्टेड जोन। ओके, क्लियर? चलिए, हीट इफेक्ट कहाँ पर करता है वो आप देख लिए कि यहाँ पर हीट इफेक्ट करता है। किस स्टील की वेल्डेबिलिटी सबसे अच्छी होती है? ठीक है, तो इसमें आपको पहला तो होता है लो कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन, मीडियम कार्बन, तीसरा हो जाता है हाई कार्बन स्टील। देखिए, इसमें होता है 0.03 से
0.30 तक। इसमें होता है 0.3 से 0.6 तक। इसमें होता है 0.6 से 1.2%। ये कार्बन होती है, ठीक है। ये आपको कार्बन इसमें होती है। क्लियर? कितना होती है? 0 से तो इसमें जो हो गया आपको 0.05 से 0.30 और 0.30 से 0.60 से 1.2% प्रतिशत यहाँ इसमें कार्बन होती है, ठीक है। तो जब यह होता है तो जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है, वेल्डिंग की उसमें संभावनाएं कम होती चली जाती है। तो लो कार्बन स्टील को ही आपको माइल्ड स्टील भी कहते हैं, माइल्ड स्टील कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो है माइल्ड स्टील हो या लो कार्बन स्टील हो, इसमें वेल्डिंग करना आसान होता है और वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको मीडियम के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग दोनों की ज़रूरत होती है ये मीडियम के लिए, ठीक है। मीडियम का हाई कार्बन स्टील तो वेल्डिंग करना टफ ही होता है। तो इसमें अच्छी तरह से वेल्ड किसको किया जा सकता है? तो मीडियम नहीं, लो कार्बन स्टील को, ठीक है। कौन हो जाएगा इसमें आंसर आपको? लो कार्बन स्टील। ओके। प्री हीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जैसे कि हमको वेल्डिंग करना है, इसको वेल्डिंग करना है, ठीक है ना, वेल्डिंग करना है तो इसको प्री हीटिंग किया जाता है। प्री हीटिंग क्योंकि प्री हीटिंग का मतलब होता है पहले हीट करना, पहले गरम करना। तो सब इसको वेल्डिंग करने से पहले गरम किया जाता है, ठीक है ना, गरम किया जाता है। गरम करने से क्या होता है कि हीट जो होता है वह एकाएक किसी चीज़ पर हीट पड़ता है तो क्या करता है, वह क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो यह हीट पहले से उसको प्री हीट कर दिया जाता है। 350 के आसपास आपको इसका टेम्परेचर रहता है। उस पर क्या है कि इसको प्री हीट कर दिया जाता है। प्री हीट करने से क्या होता है कि उसका रंग बढ़ता है नहीं, क्रैक रोकने के लिए। क्या है? क्रैक रोकने के लिए। क्योंकि एकाएक अगर आपको हीट किया जाए तो क्या होता है, जो मेटल जो है तुरंत पिघल जाता है, एक्सपेंशन करता है हीट, जिसके कारण वह क्रैक हो सकता है। ओके। वेल्ड मेटल में फंसी गैस के कारण कौन सा दोष हो सकता है? देखिए, यहाँ पर वेल्ड मेटल, या इस तरह से इसको फिगर नहीं लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। वेल्ड मेटल इसमें आ जाएगा। इसमें आपको वेल्ड पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे करके वेल्ड मेटल हो गया। तो वेल्ड मेटल में अगर गैस फंस जाता है, ठीक है, गैस फंस जाता है तो गैस क्या होगा, गैस बाहर निकलना चाहेगा, ठीक है ना, निकलना चाहेगा। तो गैस जो है वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में इसमें से निकल जाता है। तो छोटा छोटा उसमें छिद्र हो जाता है, ठीक है, छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र हो जाता है। तो उस छिद्र का नाम हो गया आपको पोरोसिटी। क्या हो जाएगा, पोरोसिटी। अगर गैस फंस के निकलता है छोटी छोटी छिद्रों में तो उसका नाम हो जाएगा आपको पोरोसिटी। और पोरोसिटी गैस फंसने के कारण होता है। अंडरकट भी है, तो अंडरकट यहाँ पर होता है। आप अगर नहीं से चलाइएगा इलेक्ट्रोड तो अंडरकट हम लोग उस समय चर्चा किए थे। क्रैक हो जाएगा, प्री हीटिंग नहीं करते हैं, तेज़ी से करते हैं। ओवरलेप यानी ज़्यादा उस पर कर लेना, वेल्डिंग कर देना, ओवरलेप हो जाता है।
वेल्डिंग में डिस्टोर्शन का मुख्य कारण क्या है? देखिए, डिस्टोर्शन मतलब क्या होता है? अपने आकृति को चेंज कर देना। जब जिस जॉब को आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि वह अपने आकृति को चेंज कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्टोर्शन बोलते हैं। चेंज होता क्यों है? तो चेंज होने के लिए एक तो कारण है आपको सही से अलाइनमेंट नहीं किया उसमें, और दूसरा है कि हीट ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो हीट अगर ज़्यादा हो गया, सही से अलाइनमेंट नहीं किए, सही से आपको बनाए नहीं, रखे नहीं, उसको टेकिंग नहीं किए, तो क्या हो जाता है? डिस्टोर्शन हो जाता है। तो क्यों होता है? तो देखिए, असमान गर्म होने और ठंडा होने से क्यों होता है? असमान गर्म हो गया, असमान जैसे समान रूप से, जैसे यहाँ ये टोटल है, यहाँ पर हमको वेल्डिंग करना है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ तो तुरंत गर्म हो जाएगा, यहाँ तक हीट इफेक्टेड जोन जो रहेगा, तो ये तो तुरंत गर्म हो गया, यहाँ पर गर्म नहीं हुआ, ठंडा है। ठीक है, असमान हो गया। तो असमान होने के कारण क्या होता है कि यह टेढ़ा बांका आपको जॉब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? या तो प्री हीटिंग कीजिए, तो ये सब गर्म रहेगा। ठीक है, ये सब गर्म रहेगा। दूसरी बात है कि जिग लगाइए, जिग फंसा करके उसको नट बोल्ट से बांध करके जॉब को पूरा फिक्स कर दीजिए कि थोड़ा सा हिलेगा ही नहीं, यहाँ पर वेल्डिंग कर दीजिए। ठीक है, तो जिग भी लगाया जा सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो यह असमान गर्म और ठंडा होने के कारण ऐसा होता है। ओके, वेल्ड बीड के किनारे पर कौन सा दोष दिखाई देता है? देखिए, वेल्ड बीड हो गया, ई बेल्ट बीड हो गया, ई बेल्ट बीड हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, बेल्ट बीड हो गया। तो बीड के किनारे पर, यहाँ किनारे पर, एक किनारे पर आपको कौन सा दोष होता है? कौन सा दोष हो जाएगा? देखिए, कौन सा दोष होगा यहाँ पर कौन सा दोष है? यहाँ पर दोनों जगह देख लीजिए, कौन सा दोष हो गया? तो यह अंडरकट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अंडरकट होने का कारण क्या हो सकता है? या तो इलेक्ट्रोड का एंगल सही नहीं है, दूसरा कि आप प्रॉपर विभिंग नहीं किए हैं, प्रॉपर विभिंग यहाँ से यहाँ आके रुकना, यहाँ से यहाँ रुकना, यहाँ से यहाँ रुकना, यहाँ से यहाँ रुकना, आपने प्रॉपर विभिंग नहीं किया है। इसके कारण क्या हो जाता है? अंडरकट हो जाता है। तो साइड में क्या होता है? अंडरकट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेल्ड के अंदर फंसे स्लैग के कारण कौन सा दोष हो सकता है? देखिए, स्लैग हो जाता है। स्लैग किसको बोलते हैं? इसमें जो है स्लैग फंस जाता है। स्लैग किसको कहते हैं? स्लैग किसको होते हैं? जब वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड में कोटिंग किया होता है। ठीक है, कोटिंग किया होता है, इलेक्ट्रोड में कोटिंग किया रहता है। यही कोटिंग किया हुआ जो है, कोटिंग जो है वह स्लैग उसमें इंक्लूड हो जाता है, अंदर चला जाता है कोटिंग का। तो यही स्लैग जब अंदर चला जाता है तो इस स्लैग को क्या बोलते हैं? स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग इंक्लूजन हो जाता है उसमें। क्लियर?
टेंसाइल टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? टेंसाइल टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या करना है भाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ को मापना है। टेंसाइल क्या करना है? टेंसाइल स्ट्रेंथ को मापा जाता है टेंसाइल टेस्ट के माध्यम से। ओके, वेंड टेस्ट के द्वारा किस गुण को मापा जाता है, किस गुण को जांचा जाता है? वेंड टेस्ट। वेंड टेस्ट में डक्टिलिटी मापी जाती है, ठीक है, वेंड किया जाता है। देखिए बेंड किया जाता है तो कितना मुलायम है, ठीक है, डक्टिलिटी कितना उसको बेंड हो सकता है, तो उसके लिए क्या हो गया, डक्टिलिटी उसको मापा जाता है आपको बेंड टेस्ट के माध्यम से। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक होता है, एक होता है सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इस सब का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है कि नमूना को, जो सैंपल होता है, नमूना होता है, सैंपल होता है, उसको विनाश कर दिया जाता है, विनाश हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसमें नष्ट नहीं होता है, नहीं होता है। और इसमें आधा आधी होता है, आधा आधी नष्ट होगा, यानी पूरा नष्ट नहीं हुआ, थोड़ा काटा पीटा जाता है हल्का फुल्का, यानी आधा अधूरा इसमें क्षति पहुंचती है जॉब का, ठीक है, जो भी सैंपल होता है, जो जांच किया जाता है उसका। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आपको पूरा सैंपल को नष्ट कर दिया जाता है। तो उससे क्या लाभ होगा? तो लाभ क्या होगा कि देखिए यहाँ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या लिखा हुआ है, नमूने की कोई क्षति नहीं होती है। अरे नमूने पूरे क्षति हो जाते हैं, ठीक है, पूरा ही विनाश हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या होता है, बेल्ट के गुणवत्ता का सटीक जांच हो जाती है, क्योंकि उसको तोड़ करके अंदर की चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है, देखा जाता है, जिससे क्या होता है कि पूरी गुणवत्ता उससे जांच हो गई। ओके, चलिए GMAW में वायर फीड यूनिट का क्या काम है? GMAW जो दिखाता है, जैसे कि आप वायर फीड यूनिट होता है, ठीक है, उसमें ये भी लगा रहता है, गोल रहता है, और यहाँ से ये मशीन रहता है, और यहाँ से आपको इलेक्ट्रोड होल्डर में चला जाता है, ठीक है। तो यही वायर फीड यूनिट होती है, वायर फीड यूनिट, वायर फीड यूनिट, इसी में रहता है ये लगा हुआ क्या, वायर, ठीक है। तो यूनिट का क्या काम है, काम क्या है, कार्य क्या है? सिल्डेड गैस को आपूर्ति नहीं, सिल्डेड गैस का आपूर्ति नहीं, वायर इलेक्ट्रोड को लगातार देना, ये ठीक है, वायर इलेक्ट्रोड को लगातार देना किसका काम है? वायर फीड यूनिट का काम है। ओके, चलिए GMAW में बर्न बैक क्या होता है? बर्न बैक क्या होता है? आपको देखिए इस तरह का हो गया, ये नोजल हो गया, ठीक है ना, नोजल हो गया, इसमें से यहाँ से निकलती है वायर, वायर निकलती है। तो ये वायर जब निकलती है, यह वायर जो है कितना निकला, इतना निकला रहना चाहिए। यह वायर क्या होता है, ज़्यादा जल करके इसमें नोजल में सट जाता है, नोजल में क्या होता है, चिपक जाता है। तो वही हो गया आपको बर्न बैक, यानी जलना आगे चाहिए, यानी जलना यहाँ पर चाहिए, तो ये क्या होता है, जल के यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक जल के आ गया तो क्या हो जाएगा, ये जाम हो जाएगा, नोजल ही जाम हो जाएगा, जो तार जिससे आ रहा है वायर वही जाम हो जाएगा। तो क्या होता है देख लीजिए,
वायर का कॉन्टेक्ट टिप तक पिघल जाना, ठीक है। कॉन्टेक्ट टिप तक क्या है, कॉन्टेक्ट टिप जो होता है, ये कॉन्टेक्ट टिप होता है, वो वायर जो है यहाँ तक पिघल जाना। गैस का रिसाव करना, अधिक पेनिट्रेशन होगा, स्लैग इंक्लूजन होगा। तो नहीं, तीनों तो नहीं हो गया, आपको क्या हो जाएगा, बर्न बैक जो है वायर जो है क्या है, कॉन्टेक्ट टिप तक पिघल के आ जाता है, उसी को बोलते हैं बर्न बैक। ओके, जीएम में क्रेटर डिफेक्ट क्या है, क्रेटर डिफेक्ट, क्रेटर डिफेक्ट क्या है। तो क्रेटर के बारे में जीएमए में चाहे जिसी में किसी भी वेल्डिंग में हो, क्रेटर वो कहाँ होगा, लास्ट में भी होगा, ठीक है, या वेल्डिंग टूटेगा तहाँ होगा। तो डिफेक्ट क्या है देख लीजिए, वेल्ड बीड के अंतिम भाग में गड्ढे नुमा, ठीक है। ओके, यही आंसर हो गया। क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में आपका आंसर आ गया कि क्या है, वेल्ड बीड के अंतिम भाग में, यानी अंतिम में ना होगा, यहीं पर ना बिल्डिंग खत्म होता है, यहाँ से करते हुए आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ गड्ढा हो जाता है, वही आपको क्या हो जाएगा, क्रेटर डिफेक्ट हो जाएगा। GTAW में बैक पर्जिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है। देखिए बैक पर्जिंग, जैसे देखिए आपको ये पाइप है, ठीक है, पाइप है, यहाँ पर हमको वेल्डिंग करना है, यहाँ पर क्या करना है, वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करना है तो क्या होता है कि इसमें जब यहाँ से वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग कॉस्टली जो होता है, जिसमें प्रेशर जो वेसल वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ से हम वेल्डिंग करते हैं तो वह तो 2 मीटर को जोड़ा जाता है, जब रूट टेकिंग किया जाता है, रूट गैप दिया जाता है तो रूट गैप रहता है, मान के चलिए इस तरह का, ये रूट गैप हो गया, रूट गैप हो गया। तो रूट गैप में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जब वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ से ऊपर तो आपको कवच पहना दिया जाता है, कवच रहता है, किसका कवच रहता है, तो GTAW में कौन सी रहेगा, इनर्ट गैस रहेगा, ऑर्गन रहेगा, हीलियम रहेगा ना GTAW में। तो ऊपर से तो आपको वेल्ड पूल को सेफ्टी के लिए गैस रहता ही है, ठीक है, जो आपको इनर्ट गैस रहता है, जो बाहरी कंटामिनेशन से रूट। लेकिन जो ये रूट गैप है तो नीचे भी, जैसे कि पाइप हो गया, पाइप के नीचे से तो कंटामिनेशन आ सकता है ना, नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि पूरा पाइप जो है इनर्ट गैस से भर दिया जाता है, ठीक है, पूरा पाइप भर दिया जाता है। तो पूरा पाइप फुल पैक होता नहीं, क्योंकि यहाँ तो रूट गैप छूटा रहता है, तो इसमें तो इनर्ट गैस पास करेगा, तो इसलिए पूरा पैक नहीं रहता है, सील पैक, लेकिन रूट जो इसमें गैस भरा जाता है, भरने के कारण फिर भर दिया जाता है, तब यहाँ से वेल्डिंग करते हैं तो क्या है, नीचे इनर्ट गैस रहता है और ऊपर से भी वेल्डिंग किया तो इनर्ट गैस रहा, तो उसका फुल सेफ्टी हो गया। तो उसी को बोलते हैं बैक पर्जिंग। देखिए इसमें क्या हो सकता है, देखिए इंक्रीज करेंट इंक्रीज नहीं, प्रोटेक्ट रूट साइड फ्रॉम ऑक्सीडेशन, क्या है, रूट साइड को ऑक्सीडेशन से बचा देता है, यानी रूट साइड जो है ना, नीचे जो है रूट साइड, वह ऑक्सीडेशन से बच जाता है। क्लियर, चलिए GTAW में गैस नोजल का क्या कार्य है, गैस नोजल, ठीक है, गैस नोजल जो है इस तरह का, मान लीजिए ये गैस नोजल है, ठीक है ना, नोजल है, इसमें आपको इलेक्ट्रोड निकला रहता है, ये इलेक्ट्रोड पैक रहता है, ठीक है, यहाँ पर धरने के लिए आपका रहेगा। तो गैस नोजल का क्या काम होता है, तो गैस नोजल का काम होता है, जो नोजल जो है, यह नोजल क्या काम करता है, यह नोजल जो है प्रॉपर प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो आप देखिए कि आर्क के चारों ओर सील्डिंग गैस पहुँचाना, क्या काम है इसका, आर्क के चारों ओर सील्डिंग गैस को पहुंचाना किसका काम है, नोजल का काम है। क्लियर, चलिए GTAW में टंगस्टन कंटामिनेशन के कारण कौन सा दोष हो सकता है। देखिए जब वेल्डिंग करते हैं, ठीक है,
वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करते हैं तो अगर टंगस्टन का अगर वो टूट करके उसमें इंक्लूड हो जाए, जुड़ जाए, टूट के गिर जाए, तब क्या होगा, कौन सा दोष होगा? ठीक है, तो कौन सा दोष होगा? तो आप देखिए, ओवरलैप नहीं होगा, डिस्टोर्शन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? इंक्लूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्लूजन दोष हो जाएगा। क्या गिरने से कारण? टंगस्टन कंटामिनेशन, यानी टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड होता है उसका टुकड़ा इसमें गिर जाए। टंगस्टन इलेक्ट्रोड को मोल्टेन पुल से क्यों नहीं छूना चाहिए? क्यों नहीं छूना चाहिए भाई, बताइए। अगर वह मोल्टेन पुल से छू जाएगा, टच कर जाएगा, तो क्या है, वह उसमें टच करके गल के गिर भी सकता है, जा भी सकता है। तो उसे बचाने के लिए आपको क्या करना है? कंटामिनेशन से बचाने के लिए उसको टच नहीं करना है। टच मोल्टेन पुल को इलेक्ट्रोड से टच नहीं किया जाता है। ओके, चलिए। टंगस्टन इलेक्ट्रोड तैयार करते समय कौन सा ग्राइंडिंग डायरेक्शन अनुशंसित है? ठीक है, देखिए, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होता है एक इस तरह का ग्राइंडिंग होता है, ठीक है, इस तरह का। एक होता है इस तरह का, गोल हो गया, ठीक है, गोल हो गया। तो ये जो हो जाएगा आपको एल्युमिनियम के लिए, और एसी करंट उपयोग किया जाएगा एल्युमिनियम के लिए। ये हो जाएगा आपको डीसी के लिए, और जितना भी और सब मेटल जो है उसके लिए है। लेकिन इसमें कह रहा है कि ग्राइंडिंग के लिए, तो ग्राइंडिंग के लिए सीधा सीधा आपको उसके डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में आपको लंबाई की दिशा में, इसको लंबाई की दिशा में ग्राइंडिंग करना होगा। यानी अगर ग्राइंडिंग पर आप चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोड को, तो सपोज यह ग्राइंडिंग है, ठीक है, ऐसे ऐसे नच रहा है, तो हम इसको ऐसे करके ग्राइंडिंग करेंगे, ना कि ऐसे करेंगे, ठीक है ना। यानी ऐसे ग्राइंडिंग नहीं होना है, ठीक है ना, ऐसे ग्राइंडिंग नहीं होना चाहिए। ये दाग, गोल दाग नहीं होना चाहिए, इसमें सीधा सीधी इस तरह का ग्राइंडिंग होना चाहिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, इलेक्ट्रोड की लंबाई की दिशा में, क्या है, इलेक्ट्रोड की लंबाई की दिशा में ग्राइंडिंग करनी चाहिए। क्लियर? वृत्ताकार दिशा में नहीं, है ना, वृत्ताकार दिशा में नहीं, इलेक्ट्रोड की लंबाई की दिशा में ग्राइंडिंग होनी चाहिए। पल्स्ड GMAW का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, पल्स में क्या होता है, पल्स GMAW में जो पल्स का उपयोग किया जाता है उसमें क्या है कि कांस्टेंट जो है, GMAW में कांस्टेंट वोल्टेज होता है, ठीक है, कांस्टेंट GMAW, हाँ कांस्टेंट वोल्टेज होगा, ठीक है ना। तो उसमें कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, आपको ये बेस वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये बेस वोल्टेज हो गया। यहाँ से यह पल्स करता है इतना दूर, फिर यहाँ रुक जाता है, फिर यहाँ इतना दूर पल्स करता है। तो पल्स वोल्टेज में, पल्स जो है वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इससे क्या है कि हीट इनपुट जो है बेहतर होता है, क्योंकि हीट आया फिर बंद हो गया, फिर आया फिर बंद हुआ, फिर आया फिर बंद हुआ, इस तरह का इसमें अप डाउन ऑन ऑफ होते रहता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, हीट इनपुट बेहतर नियंत्रण इसमें हो पाता है। लगातार हीट उसमें नहीं रहता है, लगातार हीट नहीं रहता है, तो हीट का नियंत्रण हो जाता है। ओके, स्टेनलेस स्टील GMAW में सामान्यतः कौन सा गैस का मिक्सचर उपयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा उपयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील के लिए आपको
हीलियम एंड ऑक्सीजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। देखिए, नहीं, हीलियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ऑर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर उसमें उपयोग किया जाता है। इसको डाउट है देख लेंगे, दूसरा में कोई भी सेट बनाते हैं, बनाएंगे अगला सेट, तो उसमें आपको इसको क्लियर से समझा दिया जाएगा, ओके। ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, देख लीजिए। अब यहीं पर समझ लीजिए, ऑर्गन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील के लिए। ऑर्गन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मिक्सचर 1% हो या 2% ऑक्सीजन सील्डिंग गैस मिक्सचर का उपयोग किया जाता है। मिक्सचर बेहतर हो, आर्क स्टेबिलिटी अच्छा, वेल्ड पुल कंट्रोल हो, उत्तम बीट कंटूर हो, अधिक वेल्डिंग स्पीड प्रदान करता है। कौन करता है? तो यह है ऑर्गन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गन एंड ऑक्सीजन इसका देखिए, ऑर्गन एंड ऑक्सीजन, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ऑर्गन एंड ऑक्सीजन, ये आपका वेल्डिंग हो जाएगा, ओके। चलिए, GTAW में पोस्ट फ्लो गैस का उद्देश्य क्या है? पोस्ट माने होता है बाद में, ठीक है, पोस्ट होता है मीन्स बाद में। तो बाद में गैस का फ्लो क्यों करते हैं? जैसे कि यह नोजल है, नोजल से गैस निकल रहा है, वेल्डिंग हो गया, फिर भी हम उसको गैस का फ्लो नहीं रोकते हैं। आर्क बंद होता है, आर्क बंद करते हैं, ठीक है, लेकिन गैस का फ्लो नहीं रोकते हैं और अथी को हटाते नहीं है उतना जल्दी, ठीक है। तो क्यों किया जाता है? तो उसके कारण है कि आपको जो बेल्ट पुल हुआ, ठीक है, बेल्ट पुल होता है, जो वहाँ पर अभी लिक्विड है ही बना हुआ मेटल, तो बेल्ट पुल को सुरक्षा होता है, पहला बात कि हाँ बाद में भी गैस छोड़ते हैं। तो और दूसरा है कि टंगस्टन जो होता है वह इलेक्ट्रोड गर्म रहता है, ठीक है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड जो गर्म रहता है, अगर उसमें इनर्ट गैस नहीं गया इलेक्ट्रोड को नहीं मिला तो बाहरी कंटामिनेशन उसको रिएक्ट कर देगा। तो इसीलिए उसको क्या करता है, पोस्ट फ्लो गैस का उपयोग उसमें किया जाता है, जिससे कि क्या होगा, आर्क समाप्त होने के बाद गर्म टंगस्टन और बेल्ट पुल की सुरक्षा करना, इसका आंसर हो जाएगा, ओके। वेल्डिंग मशीन में ढीले इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को कसने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया है, कौन सा टूल्स? तो भाई देखिए, वेल्डिंग मशीन में अधिकतर तो स्क्रू पेंच ही होता है, तो स्क्रू ड्राइवर का उपयोग कर लेते हैं, ओके। वेल्डिंग केबल के क्षतिग्रस्त इंसुलेशन की तुरंत मरम्मत क्यों करनी चाहिए? अगर वेल्डिंग केबल जो है कटा फटा है, ठीक है, तो क्यों उसका मरम्मत करना चाहिए? पता ही होगा क्यों होगा, क्योंकि करंट न लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक के रोकने के लिए। तो बी नंबर इसका आंसर हो गया। वेल्डिंग इक्विपमेंट के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है? माने पहले से उसको प्रिवेंट, जैसे कि देखिए मोटरसाइकिल चढ़ते हैं, पहले उसको नट बोल्ट वगैरह चेक कर लीजिए, ठीक है, कहीं जाने से पहले, साइकिल है तो उसका भी चेक कर लीजिए। वेल्डिंग कर रहे हैं उसके पहले भी उसको कुछ प्रिवेंटिव
मेंटेनेंस कर लीजिए। किससे क्या होता है कि अचानक खराबी को रोकता है, माने अचानक ऐसा ना हो कि अचानक खराबी हो जाता है, तो वह अचानक खराब नहीं होगा। ओके, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ठीक है, वर्ग होता है ना, वर्ग, ये वर्ग हो गया, ठीक है, दिख रहा होगा वर्ग होगा, वर्ग हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो ये भी एक लंबाई हो गया, ये भी लंबाई हो गया, ठीक है। तो लंबाई, क्योंकि इसका तो इक्वल बराबर भुजा होता है, चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया या ब्रेथ हो गया, लेकिन दोनों तो बराबर ही है, तो भुजा हो गया। तो दोनों भुजे इसको कहिए, भुजा भुजा। तो इसका क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? भुजा भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है आपको इस इसमें साइंस में, तो आपको यह भुजा भुजा गुने भुजा, क्लियर? आयत के परिमाप का सूत्र क्या है? आयत हो गया, आयत हो गया, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है इसको जोड़ना, इसको चारों को जोड़ करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ये 4 है, ये 3 है, 4 है, 3 है, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8, 8 6 14, 14 हो जाएगा। तो उसी तरह से तो कैसे हो गया ये? तो दो बार लंबाई को जोड़े, 2 बार चौड़ाई को जोड़े। देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, क्लियर? तो इसका आंसर आपका बी हो गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज हो गया, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया विकर्ण, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई कहिए या लंब कहिए, ठीक है, ये लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? ये वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया। तो वृत्त के परिधि, परिधि मीन्स यहाँ से लेकर के ऐसे 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 इतना लंबाई, यहाँ तक की लंबाई कितना है, ठीक है, इसको बोलते हैं परिधि। क्षेत्रफल बोलते हैं, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हो गया आपको क्षेत्रफल, परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। तो लीजिए आपके पास यह 2 पाई आर मिल गया। क्षेत्रफल मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो भाई किसी का क्षेत्रफल मापिएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा ही, ठीक है। तो लंबाई में 2 mm होता है, ठीक है, लंबाई समझे, चौड़ाई 2 mm और लंबाई 3 mm, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 mm गुने 2 mm कितना हो जाएगा? 6 हो गया, और 6 mm हो जाएगा, mm हो जाएगा। लेकिन mm और mm 2 बार गुना हुआ है, इसलिए यहाँ mm स्क्वायर हो गया, mm स्क्वायर हो गया। गुना जब mm को गुना कीजिएगा तो इसको तो गुना किया तो 6 हो गया, लेकिन इसको जब दोनों गुना कीजिएगा तो mm स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए, तो इसका यूनिट क्या हो गया? यूनिट क्या हो गया? तो इकाई प्रयोग करते हैं तो m स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यहाँ वहाँ मिलीमीटर है, यहाँ मीटर में एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर इसका इकाई हो जाएगा। आइए, पाई आर स्क्वायर एच द्वारा किस ठोस का आयतन ज्ञात किया जाता है? देखिए, आयतन ये जो है ना, ये आयतन हमको ज्ञात करना है।
ठीक है, आयतन ज्ञात करना है। तो पहले क्या हो जाएगा, आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा, इसको ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। इसको ज्ञात करने के बाद h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, h हाइट हो गया, h से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यह कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल हो जाता है। क्या होता है, ये क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल से जब इसको निकालना है टोटल, तो हाइट दीजिएगा ना, तो हाइट दीजिएगा तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो यह क्या है, अब देख लीजिए यह क्या है, तो बताइए, घन है, घन है, गोला है, बेलन है, शंकु है, कथी है बताइए। तो क्या हो जाएगा, यह बेलन हो जाएगा। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग के दिखाई देने वाले किनारों को दर्शाने के लिए कौन सा लाइन का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो ड्राइंग शीट आपको एक बड़ा सा मिला, ठीक है ना, ये ड्राइंग शीट मिला, तो आपको किनारा दर्शाइएगा। ये किनारा आप दर्शा रहे हैं कि हाँ हमको इतना चीज़ में आपको हम सारा सामान बना लेना है, ठीक है। तो यह कौन सा रेखा से दर्शाया जाएगा, सो कह रहा है। तो कौन सा रेखा से, आप लोग रेखा पढ़े होंगे। तो ये देखिए कंटिन्यूअस थिक लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन यानी मोटा लाइन रहेगा, ठीक है, मोटा लाइन, यह मोटा लाइन रहेगा, ठीक है ना। इससे आपको इसको दर्शा सकते हैं। ओके, छिपे हुए भागों को दर्शाने के लिए कौन सा लाइन का उपयोग किया जाता है। छिपे हुए भागों को दर्शाने के लिए कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है, कौन सा लाइन का। मान के चलिए, देखिए इधर से अगर आप देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो ये लाइन आपका, ये लाइन जो है छिप गया, ठीक है। तो इस लाइन को बताने के लिए आपको इस तरह से कर दिए, यह है ना। तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा, डैश लाइन का उपयोग करना होगा, ठीक है, डैश लाइन का उपयोग करना होगा। देखिए डैश लाइन, छिपे हुए चीज़ों को बताने के लिए आपको डैश लाइन का उपयोग किया जाता है। वृत्त के केंद्र दर्शाने के लिए कौन सा लाइन का उपयोग किया जाएगा, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। तो यह दर्शाने के लिए केंद्र जो है, इसको दर्शाने के लिए, इस केंद्र को दर्शाने के लिए कौन सा लाइन का उपयोग किया गया। तो यह कौन सा लाइन हो गया, चेन लाइन हो गया, चेन थिन लाइन, ठीक है। वृत्त और चाप बनाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। वृत्त बनाने के लिए, वृत्त जो बनाते हैं इस तरह के खींच के, या चाप बनाते हैं, तो क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है उसमें। तो आप समझ गए होंगे, कौन होगा, कंपास होगा। कौन होगा, कंपास, उसको कंपास नाम है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशन लाइन का उद्देश्य क्या है। डायमेंशन लाइन का उद्देश्य क्या है, मान के चलिए हमको इसका डायमेंशन लेना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके और ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, फिर इस तरह का बना दिए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन का क्या उद्देश्य है, तो डायमेंशन लाइन का उद्देश्य है इंडिकेट मेजरमेंट, यानी उसकी मेजरमेंट करना, इंडिकेट करना कि हाँ वह कितना mm का है, कैसा है। तो इसलिए यह डायमेंशन लाइन का उपयोग हो गया। ड्राइंग शीट पर बॉर्डर लाइन का उद्देश्य क्या होगा। अगर ड्राइंग शीट, ये ड्राइंग बड़ा सा शीट है, इसमें आप बॉर्डर लाइन बना दिए, ठीक है, बॉर्डर लाइन बना दिए। तो बॉर्डर लाइन का उद्देश्य क्या है,
पहले तो ये बताइए बॉर्डर लाइन कौन सा लाइन से बनता है, तो हाँ थिक कंटिन्यूअस लाइन्स होता है, ठीक है। और इसमें बॉर्डर लाइन बनाते हैं तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसका उद्देश्य होगा शो हिडन लाइन पार्ट, मेजर एंगल नहीं, शो हिडन लाइन पार्ट नहीं, डिफाइन ड्राइंग एरिया, हाँ ड्राइंग एरिया को डिफाइन करने के लिए, यानी इतना ही दूर हमको ड्राइंग बनाना है, इतना ही दूर हमको ड्राइंग बनाना है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ड्राइंग शीट पर बॉर्डर लाइन बनाते हैं। ओके, चलिए थैंक यू। तो यह 2 नंबर जो मॉडल सेट है वह क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।